हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस क्लास में क्लास 12 का अभी हूँ, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, तो मैट्रिक्स का ये वीडियो नंबर लगभग 3 होगा। ठीक है, और इस वीडियो में आप लोग को बताएंगे प्रश्नावली 3.1, जो कि हमारा पहले उदाहरण का बात किए हैं कि हर एक चैप्टर का उदाहरण पढ़ेंगे। तो बिना उदाहरण पढ़े हुए, बिना एग्जाम्पल पढ़े हुए प्रश्नावली कहाँ से स्टार्ट करेंगे? तो पहले हम इस वीडियो में आप लोगों को एग्जाम्पल, जो भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को कवर कराएंगे। ठीक है, इसमें हमारा क्वेश्चन टोटल आप लोग को गिनती करा देते हैं। आप लोग को गिनती तो अच्छा से आता ही होगा। ठीक है, तो देखिए मेरे दोस्त, उदाहरण नंबर 1 है, उदाहरण नंबर 2 है, उदाहरण नंबर 2 ही क्या है जी, 3, 4, 5 क्वेश्चन है। प्रश्नावली 3.1 का जो एग्जाम्पल है, जो उदाहरण है, इसमें 5 प्रश्न हैं और इन सभी 5 प्रश्न को इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे, ताकि आप लोगों का कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछे वो दिक्कत नहीं आना चाहिए। ये पूरा जो आपको एनसीईआरटी बुक देख रहा है, इस बुक को आप लोग को क्या करना है, चाट जाना है। चाटने का मतलब क्या होता है कि हर एक चीज़, हर एक टॉपिक, हर एक वर्ड, हर एक लेटर, सभी चीज़ आप लोग को आना चाहिए। ठीक है, कोई कहीं से प्रश्न दे, आप लोग फटाफट बना दें, वही आपके लिए बेहतरीन साबित होगा एक दिन, और तभी आप 96 यानी 100 में 100 ला सकते हैं। अदरवाइज कोई चारा नहीं है। ठीक है, तो ऐसा करने के लिए जितना पढ़ा रहे हैं आप पढ़ते चलिए, मेरे साथ मेहनत करते रहिए, और आप लोग के लिए दिल से हम भी मेहनत करते रहेंगे, ताकि आप लोगों का कोई दिक्कत ना आए पढ़ाई में। ठीक है, तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में उदाहरण बताएंगे, ताकि आप लोग को 100% हर एक क्वेश्चन समझ में आ जाए। वीडियो में थोड़ा धीरे धीरे पढ़ाएंगे, ताकि आप लोग का एक ही बार में सारा चीज़ कंप्लीट हो जाए, दोबारा वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 3.1 का उदाहरण। तो देखिए, हमारा प्रश्नावली 3.1 को पढ़ने से पहले आपको बता दिए उदाहरण पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, इसमें हमारा कौन कौन सा उदाहरण है आपको दिखाते हैं। देखिए, आपका उदाहरण नंबर 1, उदाहरण नंबर 1 दिख रहा है ना, उदाहरण नंबर 1। उसके बाद आपका मेरे दोस्त देखिए 2, उसके बाद 3 कहाँ है जी, 3 नहीं दिखा कि भाई, हाँ 3 नंबर यहीं पर है। ठीक है, 3 नंबर, और उसके बाद देखिए 4, उसके बाद 5, ये 5 है। उसके बाद हमारा प्रश्नावली स्टार्ट हो जाएगा। तो प्रश्नावली 3.1 को पढ़ने से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग हर एक एनसीईआरटी बुक का हर एक क्वेश्चन को टच कर लें, ताकि हमारा कोई भी कहीं से क्वेश्चन पूछे तो हम लोग जल्द से उसका आंसर दे दें। हम लोग का कंसेप्ट जो माइंड बहुत मतलब आगे बढ़ाने के लिए एनसीईआरटी बुक का हर एक क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, तो समझिए कि आपका तैयारी ऐसा ज़बरदस्त होगा कि अगल बगल आपके फ्रेंड का हुआ भी नहीं होगा। ठीक है, इसलिए आप लोग से बोलते हैं जितना पढ़ा रहे हैं आप लोग पढ़ते रहिए, और जो मेंबरशिप में जुड़ गए ना, उनके लिए तो कहना ही नहीं है। हर एक क्वेश्चन, हर एक सोल्यूशन, और उन लोग को शाम को मोटिवेट भी किया जाता है। ठीक है, ऐसे ही नहीं, आपको कैसे पढ़ना है सारी चीज़ हम बता रहे हैं। तो आप मेंबरशिप में जब जुड़ना चाहते होंगे तो जुड़ जाइएगा। ठीक है, चलिए देखिए उदाहरण नंबर 1 क्या कहता है। यहाँ पर देखिए, उदाहरण नंबर 1 कहता है कि 3 फैक्ट्रियों फर्स्ट, सेकेंड तथा थर्ड में पुरुष तथा महिला कर्मियों से संबंधित निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए। इसमें 3 फैक्ट्री है, 1, 2, 3। इसमें पुरुष और महिला क्या कर रहे हैं, इसमें काम कर रहे हैं। आइए आगे पढ़ते हैं इसका क्या लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आगे पढ़ लेते हैं। आगे लिखा हुआ है कि यहाँ पर है पुरुष, यहाँ पर है पुरुष और यहाँ है महिला। फर्स्ट में पुरुष कितना है, 30, और सेकंड में फर्स्ट में पुरुष है 30 और महिला 25। सेकंड में पुरुष 25 है, महिला 31 है। थर्ड में पुरुष 27 है और महिला 26 है। तब आपसे बोला है कि उपयुक्त सूचना को 3/2 अभिव्यक्ति में निरूपित कीजिए। तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ वाली प्रविष्टि क्या प्रकट करती है। ठीक है, आपसे पूछा है। इसमें देखिए कुछ नहीं है। ठीक है, आइए अपने कॉपी पर आपको समझाते हैं हम। बहुत ईजी है, हम भी पहले से ही क्वेश्चन लिख करके तैयार हैं। ठीक है, देख लीजिए। तो देखिए मेरे दोस्त, इसमें क्या है कि 3 फैक्ट्री है, इसमें पुरुष काम कर रहे हैं और महिला काम कर रही है। ठीक है, इसको कुछ नहीं करना है। जो आप लोग को हम पार्ट 1 में शायद पढ़ाए हैं, हाँ पार्ट 1 में जो थ्योरी दिए हैं उसमें सारा चीज़ आपको बता दिए हैं।
ये जो पुरुष और महिला है, ये 3 फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, इनको हमको 3/2 के रूप में लिखना है। 3/2 का रूप का एक अभिहु बनाना है। क्या बोला है कि 3/2 अभिहु को निरूपित कीजिए, यानी इसको 3/2 के अभिहु में लिखना है और इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, हम कैसे लिखेंगे देखिए, आपको हम लिख करके सोल्यूशन ऐसे करिए, लिखेंगे कि 3/2 अभिहु, 3/2 अभिहु को इस प्रकार से निरूपित, ठीक है, दिख रहा है ना, निरूपित किया जा सकता है। किस प्रकार से, अभी आपको बताते हैं। देखिए A इजकल टू, ये मैट्रिक्स यानी अभिहु में लिख लिए। पहले लिखिए अब पुरुष वाला कितना कितना है, 30 है, 25 है, 27 है। महिला 25, 31, 26, 25, 31, 26। ठीक है, तो यही बात, इतना सारा बस आपको घुमा फिरा करके बड़ा क्वेश्चन बनाया है और इसमें कुछ है नहीं है। जो पुरुष और महिला है जो दिया है, ठीक है, उन लोग को बस आप लोग को अभिहु के रूप में करना था, तो हम लोग क्या किए, देखो अभिहु के रूप में कर लिए। ठीक है, देखो इसमें कितना रो हो रहा है, 1 रो, 2 रो, 3 रो, तो 3 रो। कलन कितना, 1 2, 2 कलन, यानी 3/2 अभिहु का बोला था, देखो 3/2 का हम लोग लिख लिए। इसको हम देखो अच्छे से लिख लेंगे। जो ये बात कहा है कि तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ वाली प्रविष्टि क्या प्रकट करती है, तो ये बात हम लिखते हैं। कैसे लिखेंगे देखिए, लिखेंगे तीसरी पंक्ति मतलब क्या, रो। आपको बताए हैं पहले ही थ्योरी में, समझा दिए सारा चीज़। तीसरी पंक्ति यानी रो, और दूसरे स्तंभ मतलब कलन की परिशिष्ट थर्ड कारखाने में महिला कार्यकर्ताओं की लिखो, महिला है तो की लिखो, की संख्या क्या कर रही है, प्रकट कर रही है। बस आंसर आपका हो गया सोल्यूशन। ये क्वेश्चन जो दिया है ना आपको, ये क्वेश्चन कभी एग्जाम में नहीं आएगा, ये मैं गारंटी कर रहा हूँ। ठीक है, ये 100% मान लीजिएगा कि एग्जाम में नहीं आएगा। ये किस लिए क्वेश्चन दिया है, आपका माइंड को विकसित करने के लिए दिया है। हम लोग पढ़ते क्यों हैं, अब मान लीजिए आप कहीं आपका बैंक मैनेजर बन गए या कुछ भी आप इंजीनियर बन गए, तो क्या सब पढ़ना होता है क्या, ये सब लिखना होता है क्या, कहीं अभिहु लिखने का आएगा, नहीं आएगा। लेकिन हम लोग क्यों पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं माइंड को ग्रो करने के लिए, बढ़ाने के लिए पढ़ते हैं। तो ये भी जो क्वेश्चन जो है एग्जाम के व्यू से नहीं आएगा। ये किस लिए क्वेश्चन दिया गया है, हमारे माइंड को बढ़ाने के लिए दिया गया है कि आपका सोच की क्षमता जो है बढ़ जाए। ठीक है, इसके लिए क्वेश्चन दिया है। तो आपको कुछ नहीं करना था, बस आपको उस क्वेश्चन को पढ़ना था, अच्छा से समझना था क्या करना है, करना कुछ नहीं था, बस अभिहु के रूप में लिखना था, जो कि आप लोग को पहले ही थ्योरी में सिखा चुके हैं। ठीक है, उसके बाद लिखे और बोला है कि क्या प्रकट कर रही है, जो प्रकट कर रही थी हम लोग लिख दिए। बस कितना ईजी है, इसमें कुछ नहीं था। ठीक है, बिल्कुल ईजी था क्वेश्चन। ओके, अब देखिए, अब आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, उदाहरण नंबर 2, यदि किसी अभिहु में 8 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हो सकती है। ये देखिए क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं और हमारे एक्सरसाइज में भी जब पर्सनालिटी 3.1 को स्टार्ट करेंगे वहाँ भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा। तो हम इसी क्वेश्चन में आपको इतना अच्छे से समझा देंगे ना कि आप पर्सनालिटी 3.1 को जब आएगा क्वेश्चन आप खुद से भी कर लोगे। ठीक है, आप टेंशन ना लो, बिल्कुल इसी तरीका से इसको हम सिखा रहे हैं। ओके, आइए देखिए उदाहरण 2। ठीक है, उदाहरण नंबर 2 है, क्या है, यदि किसी अभिहु में 8 अवयव हैं तो इसकी संभव
कोटियाँ कोटियाँ क्या हो सकती है, ये आपका क्वेश्चन है। देखिए इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे पहले आपको समझाते हैं, ठीक है। ये बहुत इजी प्रश्न होता है। तो पहले हम आपको एक थ्योरी बताते हैं इस क्वेश्चन के साथ, बस आप लोग ध्यान दीजिएगा, पेशेंस रखिएगा, ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, बस आप लोग देखते चलिए, सारा चीज़ आप लोग को बहुत इजी तरीके से समझा देंगे, ठीक है। देखिए कैसे, इसका थ्योरी है कि यदि किसी अबीहू यदि किसी अबीहू की कोटि m गुना n है तो m n अव्यय मतलब एलिमेंट अव्यय होते हैं, ठीक है। अतएव 8 अव्यय वाले किसी अबीहू के सभी संभव कोटियाँ ज्ञात करने के लिए हम प्राकृत संख्याओं के उन सभी क्रमित जुग्मों को ज्ञात करेंगे जिनका गुणनफल 8 है, ठीक है। अतः सभी संभव क्रमित युग्म क्या होंगे, 1,8, 4,2, 2,4, 8,1 होगा। ये बात आप लोग को समझ में नहीं आया है। देखिए अब आपको हम समझाते हैं, अब बहुत ईजी हो जाएगा। कह रहा है कि यदि किसी अबीहू में 8 अवयव मान लो है तो इसकी संभव कोटियाँ कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए आपको थ्योरी में पढ़ा दिए कि यदि किसी अबीहू की कोटि m गुना n रहता है तो mn अवयव होते हैं, मतलब कि m गुना n है तो इसका अवयव कितने होंगे, mn अवयव होंगे। लेकिन आपको तो नहीं पढ़ना है, आपको क्या पढ़ना है कि 8 अवयव है। तो देखिए अतएव मतलब 8 अवयव वाले किसी अबीहू के, मान लो कोई 8 अवयव हैं किसी अबीहू के, तो इसकी सभी संभव कोटियाँ ज्ञात करने के लिए हम प्राकृत संख्याओं को उन क्रमित युग्मों को ज्ञात करेंगे। क्रमित युग्म मतलब क्या होता है, क्रमित युग्म मतलब आपको जो भी संख्या है, मान लो 8 है, ठीक है, तो 8 लाने के लिए ऐसा मतलब 2 अंक रखना है, क्रमित युग्म मतलब 2 युग्म, ठीक है, ऐसा 2 मतलब युग्म रखना है जिसको गुना करें तो वो 8 ही हो जाए। तो मान लो कि आपको लाना है 8, तो 8 के लिए ऐसा कौन सा अंक है कि जिसको 2 को रखने पर उतना ही आना चाहिए। तो 1 होगा, 1 और 8 गुना 1 करेंगे तो 8 आ जाएगा। 1 होगा 4 गुना 2, 4,2 लिखेंगे, गुना में नहीं लिखेंगे, कोमा में लिखते हैं, लेकिन पता क्या होना चाहिए, इसको गुणनफल करेंगे तो क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो 4 दूनी 8, और क्या हो सकता है 2 4, और क्या हो सकता है 8 1। और कितने बच्चे सोच रहे होंगे सर 1 8 लिख दिए तो 8 1 लिखना जरूरी है। हाँ जी लिखना जरूरी है, एक बार पहले आ रहा है एक बार बाद में आ रहा है, तो ये दोनों लिखाएगा, ठीक है। तो क्रमित युग्म किसी का भी लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, हम प्राकृत संख्याओं को उन सभी क्रमित युग्मों को लिख देंगे, यही होता है हमारा क्रमित युग्म। उसको हम क्या बोल देंगे, किसी भी अवयव का अवयव की कोटियाँ लिखने के लिए आपको प्राकृत संख्याओं के क्रमित युग्म लिखना पड़ता है। जैसे आपसे एक और एग्जाम्पल देते हैं कि 10 के एक अवयव हैं तो इनकी संभव कोटियाँ क्या होगी, तो क्या लिखोगे, देखो एक तो होगा 1 और 10, एक होगा 2 और 5, एक होगा 5 और 2, और एक हो जाएगा 10,1, यही होगा। आपसे कोई बोल दे 12 का, 12 क्या होगा, 1 और 12, 2 6 3 4, 4 3 6 2 12 1। देखो जितना भी क्रमित युग्म होंगे
जिसको गुना करने पर इतना आना चाहिए। देखो 1 से 12 से करेंगे 12, 2 से 6 से करेंगे 12, 3 से 4 से करेंगे 12, 4 से 3 से करेंगे 12, 6 से 2 से करेंगे 12, 12 से करेंगे 12। मतलब कि कोई भी अवयव होगा, अब उसमें जितना भी अवयव होगा, बस उसका संभव कोटियाँ ज्ञात करने के लिए उसको प्राकृत संख्याओं का क्रमित युग्म ज्ञात कर दो, वहीं आपका आंसर हो जाएगा, संभव कोटियाँ होगी। तो बात आप लोग को समझ में आया होगा। अभी आप लोग को आगे मिलेगा क्वेश्चन, ठीक है, प्रश्नावली में, लेकिन हम आप लोग के लिए एक होमवर्क में दे रहे हैं, ठीक है। होमवर्क समझिए, इसको बना करके आप मेरे पास पिक्स जरूर सेंड करिएगा, ठीक है। हम चेक करेंगे। 20 है फर्स्ट नंबर, सेकंड है 40, थर्ड है 50 और 4 है 23, ठीक है। इन 4 क्वेश्चन है ना, चारों क्वेश्चन को पिक ले करके मोबाइल में और मेरे पास जरूर व्हाट्सअप करना। व्हाट्सअप नंबर है, पता होगा आप लोगों को तो ठीक ही है, 8383896119। इसका क्या करना है, संभव कोटियाँ लिख करके इस नंबर पर सेंड करेगा, हम जरूर आपको रिप्लाई देंगे। आप लोग हम जरूर रिप्लाई देंगे चेक करके, ठीक है। आप जरूर इसको सॉल्व करके दिखाना मेरे को, ठीक है। चलिए जी, तो अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर, ये तो दूसरा था ना, अब तीसरा देखते हैं। तीसरा है कि एक ऐसे 3/2 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव aij बराबर 1/2 i माइनस 3j द्वारा प्रदत्त है। तो इस तरह का आपको थ्योरी में भी पढ़ाए हैं, ठीक है, कैसे बनाया जाता है आपको थ्योरी में पढ़ा चुके हैं, कोई बात नहीं, फिर भी आपको यहाँ पर भी सिखा रहे हैं, ठीक है, कैसे इसको बनाया जाएगा। आइए क्वेश्चन को पहले लिख लेते हैं। उदाहरण नंबर 3 और ना, कह रहा है कि एक ऐसे 3/2 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव aij बराबर 1/2 i माइनस 3j द्वारा प्रदत्त है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। क्या करना है आपको, एक अवयव की रचना करना है। कैसा अवयव, 3/2 के। तो आपको तो पढ़ाए हैं ना, कैसे पढ़ाए हैं, तो देखिए इसका लिख दो पहले सॉल्यूशन। कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है, 3/2 का अवयव की रचना करना है। तो करिए पहले 3/2 अवयव सामान्यतः इस प्रकार है, किस प्रकार आपको पढ़ाए हैं थ्योरी में कैसे बनाया जाता है। 3/2 मतलब 3 क्या होना चाहिए, रो, और 2 होना चाहिए कलन। तो A11, उसके बाद A12, उसके बाद A21, उसके बाद A22, उसके बाद A31, A32। अवयव की रचना कैसे करना है आपको थ्योरी में पढ़ा चुके हैं, ठीक है। यहाँ भी एक बार समझ लीजिए, 3 आपको रो होना चाहिए, 2 कलन। देखो 1 रो, 2 रो, 3 रो। कलन 2 होना चाहिए, 1 कलन, 2 कलन। तो ये सारी चीज़ बता चुके हैं, कौन रो होता है, कौन कलन होता है, और कैसे अवयव की रचना किया जाता है, ये सारी चीज़ हम थ्योरी में पढ़ा चुके हैं, ठीक है। चलिए, तो 3/2 अवयव को तो हम एक इस प्रकार से मतलब रचना कर दिए, लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं है। क्यों, क्योंकि आपको अवयव aij बराबर 1/2 i माइनस 3j कंडीशन पर भरना है। एक बार इसके लिए चलेंगे, एक बार इसके लिए, 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 बारी बारी से सबके लिए चलेंगे, तब हमारा जो आएगा वही हमारा क्या होगा, एक अवयव की रचना होगी, ठीक है। ये एग्जैक्ट नहीं है, ये हम लोग अवयव की रचना एक बनाए हैं, एक तरीका होता है बनाने के लिए, और उसके बाद इसको रख करके सॉल्व किया जाएगा, वो हमारा एग्जैक्ट अवयव होगा, ठीक है। चलिए, तो पहले हम A11 के लिए चलते हैं। तो प्रश्न आपका क्या है, पहले लिख लो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है कि aij बराबर 1/2 i माइनस 3j। तो पहले हम A11 के लिए रखते हैं, तो हो जाएगा A11। तो i की जगह 1, j की जगह 1 भरेंगे, तो 1/2 i है, i का मान 1 माइनस 3 गुना j का मान 1 है ना, तो 1 भर देंगे, तो हो जाएगा 1/2, 1 माइनस 3 से और 1 से करेंगे 3। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/2, 1 में से -3 जाएगा तो -2 बराबर 1/2 गुना
ये मापांक है, ठीक है। मापांक में कोई भी धन हो चाहे ऋण हो, मतलब प्लस हो चाहे माइनस हो, सबको क्या करता है, प्लस ही करता है। आपको 11th क्लास में सारी चीज़ पढ़ाए हैं। तो 2 2 कट गया, क्या हो गया 1 बचा ना, ये आ गया 1। समझ में आया सबको। अब चलिए अब A12 के लिए चलते हैं। आइए A12 के लिए तो ये हो जाएगा 1/2 आई है, आई के लिए यहाँ पर 1 मान होगा ना, आई के लिए 1 होगा तो 1 माइनस 3, जे के लिए क्या होगा 2, तो यहाँ पर जे के लिए 2 भर दो, तो हो जाएगा 1/2 और 1 माइनस 3 दूनी 6, क्या हो जाएगा 1/2, 1 में से -6 हो जाएगा -5, यानी यहाँ से 1/2। अब मापांक -5 का मान कितना हो जाएगा, ये तो मापांक में है ना, तो प्लस कर देगा तो 5 हो जाएगा, यानी 5 से और 1 से करेंगे 5, अब बटा 2 हो गया, ठीक है। अब A21 के लिए चलेंगे, ठीक है। अब आ जाइए A21 के लिए क्या हो जाएगा 1/2 आई है ना, आई के लिए क्या हो जाएगा मान, यहाँ पर आई के लिए 2 होगा, माइनस 3 गुना जे का मान क्या हो जाएगा, जे के लिए 1, तो 1 भर दो बराबर 1/2, 2 माइनस 3 से करेंगे 3 बराबर 1/2, 2 में से -3 जाएगा -1, अब बराबर मापांक है ना 1/2 प्लस हो जाएगा, 1 से और 1 से करेंगे 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब चलेंगे A22 के लिए। आइए A22 के लिए ये हो जाएगा 1/2, क्या होगा आई का मान 2 ना, आई का मान 2 हो जाएगा -3 और जे का ही मान क्या होगा 2 बराबर 1/2, 2 माइनस 6 बराबर 1/2, यहाँ से -4, यहाँ से हो जाएगा 1/2, मापांक -4 का मान हो जाएगा 4, घटा दो 2 बार में, 2 से और 1 से करेंगे 2 हो जाएगा। फिर चलेंगे A31 के लिए। आइए A31 के लिए ये हो जाएगा 1/2, आई का मान 3 है तो 3 माइनस 3 और जे का मान कितना होगा 1, तो 1 बराबर 1/2, 3 माइनस 3, तो क्या हो जाएगा 1/2, 3 में से 3 जाएगा यानी 0, 0 से 1 से करेंगे 0 और बाटा 2, 0 से किसी भी संख्या से भाग देंगे तो आएगा 0। अब चलेंगे A32 के लिए। A32 के लिए 1/2, आई का मान क्या होगा 3 और जे का मान होगा 2, तो 3 गुना 2, 1/2, 3 दूनी 6 बराबर 1/2, 3 में से -6 हो जाएगा -3 और 1/2 और -3 का मापांक में है ना, तो मापांक में तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी 3 से और 1 से करेंगे 3 और बटा 2, यानी 3/2 हो गया, ठीक है। आ रहा है समझ में, कोई डाउट नहीं है किसी को। अब चलिए इतना तो सबको आ गया, ये भी निकाल लिए, ये भी मतलब सभी को निकाल लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके जगह पर हम क्या करेंगे, भर देंगे अभिष्ट अभिहो लिखेंगे, अतः अभिष्ट अभिहो क्या होगा, देखिए A11 की जगह क्या आया है 1, तो भर दो 1, A12 की जगह क्या है, देखो यहाँ पर 5/2, तो 5/2 बस भर देना है। A21 की जगह क्या है 1/2 ना, तो भर दो 1/2, A22 की जगह 2 तो 2, A31 की जगह 0 तो 0, A32 की जगह 3/2 तो 3/2, यहीं देखो हमारा 3/2 का मैट्रिक्स होगा, ठीक है। और हमसे यही पूछा था कि आप एक ऐसे अभियोग की रचना कीजिए जो 3/2 का हो, और हम लोग देखिए एक ऐसे अभियोग की रचना कीजिए जो 3/2 का है, ओके। तो आई होप कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। इस तरह का भी बहुत प्रश्न मिलेंगे हम लोग को एक्सरसाइज में, ठीक है। तो आप लोग को बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, सारा चीज़ समझ में आएगा। ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ 100% कि हमारे सभी स्टूडेंट को यहाँ पर ही समझ में सबको आ गया होगा, ठीक है। अब चलिए ये तो 3 था, अब हम क्वेश्चन नंबर इसका उदाहरण 4 देखते हैं। 4 कहाँ है जी, आपका 4 है यहाँ पर, देखो 4 है यहाँ। ये क्या कह रहा है कि यदि इतना बराबर इतना हो तो ABC XY तथा Z का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस तरह का प्रश्न हमारे हमेशा एग्जाम में आते हैं, और ये उदाहरण जो है ना अक्सर इस क्वेश्चन को एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कन्फ्यूज हो जाते हैं
इसलिए आप लोग को यहीं से बोल दिए कि ये हमारा जो क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये हमारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको हम देखते हैं उदाहरण नंबर 4 को। ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, x + 3 z + 4 2y - 7, ठीक है, -6 a - 1 0 b - 3 -21 0 बराबर, यहाँ पर है 0 6 3y - 2 -6 -3 2c + 2 2b + 4 -21 और 0। इसको सॉल्व करके a b c x y z का मान ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, बहुत ईजी है, बस आप लोग को समझना होगा। इसको ज्ञात करने के लिए क्या होता है कि सभी अभिहु क्या है, समान है, बराबर का साइन लगा है मतलब ये समान है। समान है तो सबसे अच्छा तरीका है कि इसको एक सूत्र होता है समानता के शर्त होता है, सूत्र नहीं, समानता के शर्त से। समानता का शर्त कहता है कि हम इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स के बराबर कर सकते हैं, इसको इसके बराबर कर सकते हैं, इसको इसके बराबर कर सकते हैं, इसको 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 मतलब एक दूसरे को बराबर कर सकते हैं। ये समानता के शर्त लगा देंगे, उसके बाद आप कर सकते हो, ठीक है। तो समानता के शर्त से चलेंगे, समानता के शर्त से तो x + 3 बराबर क्या लिख सकते हैं, 0। तो लिख लो x + 3 बराबर 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x का मान हमारा आ जाएगा कैसे, ये प्लस है इधर जाएगा तो माइनस, यानी x बराबर क्या हो जाएगा -3। देखो x का आंसर आ गया, ठीक है। उसी तरह एक बार चलेंगे z + 4 में, ठीक है। तो इसको मान लो समीकरण फर्स्ट ऐसे करोगे तो अच्छा रहेगा, चलो ऐसे ही बना लो, ठीक है। x का मान ज्ञात करना था, हम लोग x का मान ला दिए, ठीक है। अब अगला चलते हैं, z + 4 किसके बराबर है, 6 का। तो z + 4 बराबर 6, ठीक है, ये 6 है। तो क्या हो जाएगा, z बराबर 6, ये प्लस हो जाएगा तो माइनस, यानी 2 आ गया, यानी z का भी आंसर कितना आ गया, 2। ये भी हमारा आंसर आ गया, ठीक है। उसके बाद हम अब इस y के लिए चलते हैं, ठीक है। चलिए तो 2y - 7 बराबर 3y - 2। तो ये आपका 2y, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस, अब बराबर ये -2 है, ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस। तो यहाँ से -2y में से -3 तो -y हो जाएगा, और यहाँ से 5, माइनस इधर जाएगा तो माइनस लग जाएगा क्योंकि माइनस गुना कर रहा है ना, तो इधर से y बराबर -5 हो जाएगा। कितने बच्चे यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ऐसा नहीं मेरे दोस्त, ये गुना में है, जोड़ और घटाव में रहता है, बराबर की साइड करते हैं तो साइन चेंज होता है, लेकिन गुना और भागा का साइन चेंज नहीं होता है, ठीक है। ये माइनस है तो यहाँ माइनस ही लगेगा, तो y का ही मान देखो हमारा आ गया, ठीक है। अब चलते हैं एक बार इसके शर्त से, a - 1 बराबर -3 के बराबर है। तो चलिए a - 1 बराबर -3, तो a बराबर क्या हो जाएगा, -3, ये माइनस हो जाएगा तो प्लस, यानी a बराबर क्या हो जाएगा, -2। a का ही माना गया -2, ठीक है। एक बार किसके लिए चलते हैं, इस b के लिए, b - 3 बराबर किसके बराबर है, 2b + 4 का। आ जाइए, b - 3 बराबर है 2b + 4 का। तो ये हो जाएगा b, ये प्लस रहेगा तो माइनस, बराबर 4, ये माइनस जाएगा तो प्लस, यानी b में से -2 भी जाएगा, -b बराबर 7, ये गुना कर रहेगा तो माइनस नहीं रहेगा, b बराबर -7। देखो b का ही मान आ गया, ठीक है। तो अतः हमारा सभी का मान आ गया, ठीक है। a का जो मान आया है -2 देख लो, b का जो मान है -7, और c का भी मान निकालना है ना, c का भी मान निकालना है मेरे दोस्त। देखो अभी c यहाँ बज रहा है, तो इस किसके बराबर है, इसके बराबर, तो यहाँ पर निकाल लो कि 2c + 2 बराबर है 0 का। तो 2c बराबर किसका हो जाएगा, प्लस रहेगा तो माइनस, ये गुना कर रहेगा तो भाग कर देगा, तो -2/2 कट करके -1, यानी c बराबर क्या आ गया, -1 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से c बराबर भी कितना आ गया, -1। x कितने बराबर है, x किसके बराबर है, x -3 के, और y आया है -5 के, और z 2 के। देखो सभी का मान हम लोग निकाल लिए। ये बहुत ईजी है मेरे दोस्त, ठीक है, बहुत ईजी है, बस आप लोग को थोड़ा सा ध्यान देना था, ठीक है।
ABC XYZ का मान निकालना था, हम लोग निकाल लिए। ओके, तो आई होप कि आप लोग के क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये तो है बहुत तेजी, लेकिन अक्सर हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, जो हमारा पर्सनालिटी 3.1 का उदाहरण है, लास्ट उदाहरण है। ठीक है, उदाहरण नंबर 5। ये कह रहा है कि यदि इतना बराबर इतना हो तो ABCD के मान ज्ञात कीजिए। ये भी वही क्वेश्चन है। ठीक है, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तो एग्जाम में हमारे बिहार बोर्ड और यूपी बोर्ड में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, MP बोर्ड में भी पूछा जाता है, ऐसा बात नहीं है। ठीक है, MP बोर्ड में भी एक बार शायद आया था, ये नहीं था, बस इसका थोड़ा डिजिट चेंज था। तो डिजिट चेंज होने से क्या मतलब है, आप लोग को एक क्वेश्चन करने आ जाएगा, तो मान लो 2A + B बराबर यहाँ 4 है, तो मान लो यहाँ 6 लिख दे, तो क्या दिक्कत है, आप लोग नहीं बनाओगे? बनाओगे। तो बस इतना ही फर्क होता है। ठीक है, और कोई फर्क नहीं होता। बिहार बोर्ड यूपी बोर्ड में डायरेक्ट मतलब यही क्वेश्चन उठाकर पूछता है। ठीक है, MP बोर्ड में मतलब डायरेक्ट पूछता है, लेकिन ये क्वेश्चन अभी तक शायद नहीं पूछा है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करके आपको दिखा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि यदि 2A + B A - 2B 5C - D 4C + 3D, ठीक है, बराबर है 4 - 3 11 24 के हो तो A B C तथा D का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम चलेंगे पहले सॉल्यूशन, कैसे, कौन सी शर्त से, समानता के शर्त से। समानता का शर्त क्या कहता है, ए वाला इसके बराबर, ए वाला इसके बराबर, ए वाला इसके बराबर, ए वाला इसके बराबर, सबको एक दूसरे के बराबर कर लो। तो 2A + B बराबर 4, 2A + B बराबर 4। पिछला क्वेश्चन में यहाँ पर एक ही रहता था, ए है तो ए ही रहता था, बी था तो बी ही रहता था, और उसका मान निकालने में बहुत ईजी था। लेकिन इसमें देखिए ए और बी साथ में है, तो यहाँ पर मान निकालना उतना आसान नहीं है। आसान है लेकिन उतना आसान नहीं जो कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 में किए हो। ठीक है, तो कोई नहीं, बस आप लोग को अभी सीखना है बहुत चीज़। ठीक है, वो तो बहुत ईजी था, लेकिन ये तो उससे थोड़ा कठिन है, ध्यान दीजिएगा। समानता के शर्त से ए बराबर कर दिए इसके, इसको मान लो समीकरण फर्स्ट। उसके बाद ए बराबर है इसके, तो A - 2B बराबर है -3 के, इसको कर दो समीकरण सेकेंड। ए वाला बराबर है इसके, यानी 5C - D बराबर होगा 11 के, इसको कर दो थर्ड। ए बराबर है इसके, यानी 4C + 3D बराबर है 24 के, इसको कर लो समीकरण 4। ठीक है, अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से चलते हैं। ठीक है, दोनों में ए है, दोनों में बी है, तो जो आप क्लास 10th में पढ़े हो विलोपन विधि, उसी मेथड से चलेंगे। तो विलोपन विधि में क्या करते थे कि या तो कोई ए को बराबर करते थे, या नहीं तो किसी एक बी को बराबर करते थे। यहाँ पर देखो कोई एक दूसरे से बराबर नहीं है, तो बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीपल करना होगा। यदि मान लो समीकरण फर्स्ट में 2 से गुना कर देते हैं, तो यहाँ भी 2B, यहाँ भी 2B हो जाएगा, यानी दोनों बराबर हो जाएगा, तो फिर हमारा किसी एक का मान आ जाएगा। जो आप क्लास 10th में पढ़े हो ना विलोपन विधि, वो याद कर लो एक बार, बस वही बात है। ठीक है, चलो क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में क्या करते हैं, 2 से गुना कर देंगे, 2 से गुना करके इन दोनों को जोड़ देंगे, यानी समीकरण फर्स्ट प्लस सेकेंड से। पहले तो फर्स्ट में क्या करना है, 2 से गुना, तो इसमें 2 से गुना करो, 2 से इसमें गुना कर, 2 दूनी के 4 हो गया। अब 20 या 2 से करेंगे 2B हो गया, 4 से और 2 से करेंगे 8 हो गया। और सेकेंड क्या है, सेकेंड है आपका A - 2B बराबर -3, दोनों क्या करना है, जोड़ना है। तो 8 में से A - 3 घटेगा ना, तो आ जाएगा 5, और ये प्लस और माइनस कट जाएगा, 4 और 1 5A, यानी यहाँ से A बराबर करेंगे तो गुना कराना, इधर आएगा तो भाग कर देगा। तो A बराबर क्या हो जाएगा, 5/5 कट करके 1, यानी A बराबर हो गया 1। ठीक है, आ रहा है समझ में। अब चलिए, अब क्या करेंगे, B का मान निकालना है। तो A का मान आ गया तो B का मान ईजी आ जाएगा। फर्स्ट में चाहे सेकंड में A का मान रखेंगे तो B का मान आ जाएगा। तो चलिए हम करते हैं, समीकरण फर्स्ट में A का मान देने पर दीजिए, क्या हो जाएगा, समीकरण फर्स्ट क्या है,
2a प्लस बी बराबर क्या है 4। तो 2 का 2, a का मान है कितना 1, तो यहाँ पर 1 रख दो, प्लस b बराबर 4। तो 2 प्लस b बराबर 4 हो गया। ए प्लस इधर जाएगा तो माइनस, यानी b बराबर 4 माइनस 2 बराबर 2, यानी जो b का मान आ गया 2 आ गया। ठीक है, अब चलिए a और b को तो मान ला दिए, अब हम चलेंगे ये हमारा c और d का मान निकालना है। तो थर्ड और फोर्थ में दोनों में c और d है, तो यदि हम इसमें भी किसी एक को बराबर कर देंगे तो वही विलोपन विधि का मेथड लगा करके a b के जैसे इसका भी c और d का मान निकाल लेंगे। तो देखिए, तो कोई बराबर नहीं है, यदि हम समीकरण थर्ड में यहाँ पर 3 से गुना कर देते हैं इसमें, तो ये देखो ये दोनों बराबर हो जाएगा, जस्ट इसी तरह। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर इसको सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, देखिए बस आप लोग ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं करना है। समीकरण थर्ड में क्या कर रहे हैं, 3 से गुना कर दिए, अब प्लस समीकरण 4 को जोड़ दिए। तो थर्ड में ये थर्ड है ना, 3 से इसमें गुना करो, 5 से और 3 से गुना करेंगे 15c माइनस d से और 3 से करेंगे 3d, 11 से और 3 से करेंगे 11 तिया 33। उसके बाद 4 को ज्यों का त्यों ही लिखना है ना, 4 का ज्यों का त्यों लिख लो, 3d बराबर 24, दोनों को जोड़ दो तो 33, 4 3 7 5 57 हो गया, प्लस माइनस कट गया, 5 और 4 19c हो गया। ये गुना कर दे रहेगा तो भाग कर देगा, तो c बराबर 57/19 कटा दो 3 बार में, यानी c बराबर कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, c का मान 3 आ गया। अब किसी थर्ड या फोर में किसी भी में रख दो c का मान, आ जाएगा आंसर d का। तो लिखो समीकरण थर्ड में c का मान देने पर, थर्ड क्या है आपका, थर्ड है कि 5c माइनस डी बराबर 11। तो 5c का मान है 3 माइनस डी बराबर 11, तो 15 माइनस डी बराबर 11 हो गया। अब ये प्लस इधर आएगा तो माइनस, तो माइनस डी बराबर 11 माइनस 15, तो माइनस डी बराबर 11 में से माइनस 15 जाएगा तो -4, माइनस माइनस कट गया, यानी डी का जो मान आ गया 4 आ गया। तो डी का मान इतना आ गया, सी का मान इतना आ गया, बी का मान इतना आ गया, ए का मान इतना आ गया, सबका मान आ गया। ठीक है, आपसे पूछा क्या था, अतः लिखेंगे ए का मान जो आया है 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ए बी सी और डी का मान पूछा था, हम लोग निकाल लिए। तो कितना ईजी है ना, ईजी, बहुत ईजी है। ठीक है, तो आज आप लोग का, ठीक है, जो आपका था उदाहरण, ठीक है, कौन सा 3.1 का ना, 3.1 का कहाँ चला गया मेरे दोस्त, हाँ देखो 3.1 का जितना भी उदाहरण था, 5 उदाहरण था, ठीक है, 5 था, पाँचों को हमने सॉल्व करा दिया। अब हम प्रश्नावली 3.1 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और लास्ट में एक बात करना चाहते हैं, यदि आप मेंबरशिप में नहीं जुड़े हैं, ठीक है, यदि आपको फुल कोर्स करना है, क्लास 12 का एक अच्छा तैयारी करना है, कोचिंग क्लास से भी बढ़िया, तो आप मेंबरशिप में जरूर जुड़िएगा मेरे दोस्त। मेंबरशिप में जुड़ने से आप लोग को सबसे पहले हम थ्योरी पढ़ाते हैं, थ्योरी के बाद आप लोग को फार्मूला को प्रूफ भी कराएंगे। ठीक है, उस फार्मूला पर प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करा देंगे। ठीक है, उसके बाद हर एक एग्जाम्पल का सॉल्यूशन दे रहे हैं, उसके बाद एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन, और इतना चीज़ पढ़ाने के बाद आप लोग को प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कराएंगे। ठीक है, तो सारे चीज़ मतलब आप लोग को प्राप्त करने के लिए, इतना चीज़ पढ़ने के लिए आपको मेंबरशिप में जुड़ना होता है। ठीक है, मेंबरशिप में जुड़ने के लिए आपको नंबर दे रहे हैं 8383896119 इस पर आप कॉल करके या मैसेज करके आप मेंबरशिप में जुड़ सकते हो। तो आप लोग ज़्यादा देर ना लगाइए। ठीक है, क्लास 12 का एक बहुत बेहतरीन तैयारी करना है, तो आप लोग जुड़ सकते हैं। फी जो है बहुत मिनिमम है, जो आप लोग अपने क्लास कोचिंग या ट्यूशन जाते हो उसका 1 मंथ का जो फी देते हो उससे भी कम है, और फुल कोर्स है, 1 मंथ का फी नहीं, पूरा फुल कोर्स पढ़ाएंगे। अब आप सोच रहे हो कि इतना फ़ी कम क्यों सर, देखिए फ़ी कम होने का रखने का रीज़न यह है कि हम लोग आते हैं मिडिल फैमिली से, तो मिडिल फैमिली में इतना हम लोग 10,000 5,000 तो हम लोग नहीं दे पाएंगे ऑनलाइन में। ठीक है, इसलिए हमने बहुत कम रखा, हर बच्चे का दर्द समझा। ठीक है, ताकि हमारे बच्चे पढ़ सकें। ठीक है, गार्जियन पैसा नहीं भी देंगे, ठीक है, बोलेंगे गार्जियन कोचिंग क्लास भी करते हो, यहाँ भी दें, तभी भी अपने पॉकेट खर्च से भी इस कोर्स को ले सकते हो, मेंबरशिप में जुड़ सकते हो, ऐसा बड़ी बात नहीं है। 1 मंथ आप पॉकेट खर्च नहीं करोगे तभी भी ये कोर्स आप लोग को मिल जाएगा उतना पैसा में, इतना कम रखे हैं।
ठीक है। तो आप लोग जरूर जुड़िएगा, क्योंकि भविष्य का बात है, फिर आप लोग क्लास 12 में पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। और हम ऐसा तैयारी करा रहे हैं जो कि आप लोग कोचिंग क्लास में कभी नहीं मिल सकता है। आप अपने कोचिंग क्लास से और मेरे कॉपी में जो हम जितना चैप्टर में पढ़ाएंगे, आप कंपेयर करके चेक कर लेना कौन ज़्यादा पढ़ा रहा है, कौन कैसा पढ़ा रहा है, आप कंपेयर करके पूछ सकते हो। ये मैं चैलेंज ले रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों से, ठीक है। मैं गारंटी कर रहा हूँ कि आप लोग का कोचिंग क्लास से बेहतरीन होगा, ठीक है। तो ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, अब वीडियो करते हैं अंत, ठीक है। और मिलते हैं आप लोग से प्रश्नावली 3.1 में, ठीक है। तब तक आप लोग खूब अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, मन लगाकर पढ़ाई करिए, तभी आप आगे जा सकते हैं। एक दिन आगे जाओगे, ऐसा बात नहीं है, आप इतना मेहनत कर रहे हो ना, तो आप आगे जाओगे, मैं गारंटी कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।